हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीएससी पेपर की जो टेस्ट सीरीज है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका ये जो टेस्ट सीरीज का यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज है, इसका ये 7th टेस्ट है, जिसका हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि बेस्ड है सभी परिवार की वैयक्तिक प्रायोजक आय यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्ञात करते समय तो ये जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें से इनमें से कौन सी चीज है जिसको घटाया जाता है। तो नॉर्मली बात बोल रहा है कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इसका फॉर्मूला क्या है नेशनल इनकम के बेसिक बेस पर। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी कि ऐसी इनकम होती है जो कि आप जानते हैं आप बहुत तरह के आपको टैक्स भरने पड़ते हैं। एक फैमिली हाउस होल्ड को आप देखते होंगे अपने परिवार में अलग-अलग तरह के टैक्सेस होते हैं। जैसे कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स जो है भरना पड़ता है सबको। उसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, ठीक है? और हर एक चीज़ पे मान लीजिए कोई लोन चल रहा है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो प्रॉपर जितने भी लगभग ये जो टैक्सेस हैं, उनको यदि निकाल दिया जाए, तो फिर हम जो नॉर्मली हाउस होल्ड के पास बचता है उनकी इनकम में से जो पैसा बचेगा, जो उनके खुद के कंज़म्पशन के लिए या फिर वो उसको सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसे पीडीआई यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो पहला इसका स्टेटमेंट बोल रहा है, परिवार द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान। हाँ जी, देखिए ये तो नेशनल इनकम से सब्सट्रैक्ट होगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है जो मैंने अभी बताया। फिर कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर, फिर फर्मों द्वारा अर्जित लाभ का अवितरित भाग। देखिए, कोई भी अगर फर्म का जो भी प्रॉफ़िट होता है, यदि उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे, इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में, तब वो इनकम में आएगा, ठीक है? अदरवाइज़ नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। तो इसको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर लास्ट बचा व्यक्तिगत कर और गैर कर भुगतान, यानी कि पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें सब्सट्रैक्ट होती हैं नेशनल इनकम से, तो हमें मिलती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो 2 देश दिए हुए हैं, एक देश ए है और दूसरा देश बी है। तो इन दोनों की तुलना की जा रही है कि देश ए में जो है महँगाई आ गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। तो देश ए में देश बी की तुलना में मुद्रास्फीति की दर अधिक है और दोनों देशों के बीच विनिमय दर स्थिर है। तो यह मानते हुए कि दोनों देशों में मुद्रा की प्रारंभिक कीमतें समान हैं और दोनों देशों के मध्य व्यापार संतुलन के संदर्भ में कुछ निम्नलिखित स्टेटमेंट हैं जो हमें बताना है कि कौन-सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोला है देश बी की तुलना में देश ए के लिए अधिक वस्तुएँ निर्यात करना अनुकूल है। दूसरा, देश बी से देश ए को होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी। ठीक है, फिर थर्ड, देश ए के लिए अधिशेष व्यापार संतुलन उत्पन्न होगा। देखिए, यदि ये जो देश ए की बात हो गई, ये बी की बात हो गई। देश ए में इन्फ्लेशन हुई है, महँगाई काफ़ी ज़्यादा हुई है बी के कंपैरिज़न में। तो यदि मान लीजिए यहाँ से हम एक सेब को ले लिया, सेब खरीदना है, तो पहले ₹10 में 2 जगह मिलता था, लेकिन ए में जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई तो वो ₹20 में मिलने लगा। ठीक है? मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन हमको ₹20 में आज भी एक ही एप्पल मिलता है, यहाँ पे देश ए में, और बी में ₹20 में 2 यानी कि ₹10 में 1 मिलता है। तो इस कंडीशन में यदि जो देश ए है, देश बी से कोई चीज़ इम्पोर्ट करेगा, मान लीजिए इसने सेब इम्पोर्ट किए, तो देश बी को इन्होंने पहले 1 सेब के लिए ₹10 देने पड़ रहे थे, लेकिन अब देखो वही सेब आएगा, ये ₹20, ये जो है ₹10 का सेब है और जो इनके खुद के देश में ₹20 में मिल रहा है, तो एक को फ़ायदा नहीं होगा, आप ही बताइए? वो पहले उनके देश में ₹20 में 1 सेब मिल रहा है और बाहर से आएगा तो वही ₹20 में इनको 2 सेब मिलेंगे, ए को। तो ए का जो
नॉर्मल सी बात है, इंपोर्ट बढ़ जाएगा देश बी से और इंपोर्ट में वृद्धि होगी और उनको फायदा होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देश बी से देश ए को होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि CSR व्यय भारत के निगमित कंपनी के साथ साथ भारत में अपना कार्यालय स्थापित करने वाली विदेशी कंपनी पर भी लागू होता है। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। देखिए, CSR उन कंपनियों पे अप्लाई होगा जो ऑलरेडी हमारे इंडिया में काम कर रही हैं, जो कि कंपनी एक्ट जो 2013 का है, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। तो चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, तो वो जो है पे करेंगी ही टैक्स। और एक क्राइटेरिया है इसमें CSR का, ये जो 2% लिया जाता है हर कंपनी से, तो इसको आप रट्टा मार लीजिएगा कि जैसे 500 करोड़ जो है किसी भी कंपनी की टोटल वर्थ हो गई, या फिर उनका टर्नओवर देखा जाए 1000 करोड़ के अराउंड है। ठीक है, टोटल टर्नओवर 1000 या उससे ज़्यादा है। और फिर नेट प्रॉफिट यदि देखें उनका एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 5 करोड़ के अराउंड है नेट प्रॉफिट, तो उनको 2% CSR भरना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं करना है आपको, ये ध्यान रहे। तो पहला स्टेटमेंट भी इसका सही है और दूसरा बोला है भारत में निगमित संस्थाओं के लिए सांविधिक दायित्व के रूप में स्थापित करने वाला प्रथम देश है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। CSR जो है ये इंडिया में जब आया है तो पहली बार ऐसी कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड में मतलब दिया गया था कि उसको स्टैट्यूटरी यानी कि उसको लॉ बेस्ड बनाया गया था। इससे पहले किसी भी कंट्री में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और लीगल बैकिंग किसी को भी नहीं है। तो पहली बार इंडिया ने ऐसा किया था, ठीक है? तो इसका जो ये आंसर हो जाएगा बोथ। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29th। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हेतु बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है? ये बात कर रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, which of the following changes need to be made to net national product at market price and in order to obtain net national product at factor cost? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये बोला अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को शामिल करना। देखिए, आप जानते हैं मार्केट प्राइस पे कोई चीज जब भी होगी तो इसका क्या होता है, मार्केट प्राइस में है तो आप देखते होंगे, यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसमें प्रॉफिट लॉस वाले, तो उसमें देखते हैं मार्केट प्राइस, तो उसमें चाहे वो डिस्काउंट हो या फिर टैक्सेस हो, वो सारी चीजें उसके अंतर्गत रहती हैं। आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो MRP पे, तो आप जानते हो उसमें सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ है। ठीक, तो मार्केट प्राइस या जो फैक्टर कॉस्ट है इनमें डिफरेंस बस इतना होता है कि जब इसको ऑब्टेन करना है हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से, तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स हटाने होंगे क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स तो होंगे ही। अब बस इससे ध्यान रखिएगा कि आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में कोई प्राइस होगा, तो वो किस तरह का होगा, तो उसमें टैक्स तो इंक्लूड होंगे। तो उसमें से ये हमें फैक्टर प्राइस की बात कर रहे हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कर दिया और ऐड कर देंगे सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अप्रत्यक्ष कर को घटाने और सब्सिडी को शामिल करने को कहते हैं। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि समष्टि समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के संदर्भ में अंतरण अदायगी वाह संदर्भित करता है, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रांसफर पेमेंट रिफर्स टू, ट्रांसफर पेमेंट किसको कहते हैं? पहले स्टेटमेंट इसका बोल रहा है ऐसी प्राप्तियां जो वर्तमान या भविष्य में इनके बदले बिना किसी भुगतान को की बाध्यता के से प्राप्त होती है, यानी कि कोई ऐसी रिसीट जो कि किसी कंट्री का जो रेजिडेंट है उसको मिलती है और उस पर्टिकुलर रिसीट के लिए
प्राप्ति के लिए रिसीट मतलब कुछ जो आपको पेमेंट मिल रही है, जो भी पैसा मिल रहा है, तो उसके बदले आपको फ्यूचर में कोई भी पेमेंट नहीं करनी है या प्रेज़ेंट में अभी भी कोई भी पेमेंट वग़ैरह नहीं करनी है। मतलब आपको दे दिया गया, आप रखो, ये आपका है। आपको इसके बदले कुछ नहीं, जैसे आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है? या फिर आपको कहीं पे सैलरी मिलती है। नहीं, सैलरी तो आपको काम के लिए मिलती है, लेकिन पॉकेट मनी कोई काम के लिए मिलती है? नहीं मिलती है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको बिना किसी ऑब्लिगेशन के दी जा रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, अंतरण अदायगी। तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब स्टेटमेंट गलत ही होंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन-सी लायबिलिटी है आरबीआई की, यानी कि दायित्व। एक होती है लायबिलिटी, एक होता है एसेट। लायबिलिटी क्या हो गया कि ऐसी चीज़ें जो किसी भी बैंक को फ्यूचर में पे करनी है, ठीक है? जो कि उनके लिए लायबिलिटी है कि आज उनके पास है, लेकिन आपको फ्यूचर में इसका कुछ ना कुछ उधार है, आपको चुकाना ही पड़ेगा। पर एसेट क्या चीज़ होती हैं कि उनका हो सकता है कि अभी उनके पास रखा हो, उसको यूज़ कर सकते हैं जब भी चाहें, ठीक? और या फिर आपने किसी को अपना उधार दे रखा है, आप जान रहे हैं कि उसके पास मेरा मान लीजिए आपका दोस्त अलग टाइप का नहीं है कि आपका पैसा लेके भाग गया। यदि कोई रिलायबल दोस्त है, होते हैं हमारे पास रिलायबल दोस्त भी जो आपका पैसा समय पे लौटा देते हैं, सपनों में होते हैं। तो ऐसे दोस्त जो आपका पैसा समय पे लौटा दें, तो वो आपके एसेट होते हैं। और ऐसे दोस्त जो आपसे लायबिलिटी वाले भी दोस्त होते हैं। तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है, ये बोला है गोल्ड रिज़र्व, यानी कि स्वर्ण भंडार, जो कि इसका क्या कहते हैं, जो भी गोल्ड रिज़र्व आरबीआई के पास होंगे, वो तो आएँगे ही उसके एसेट्स में आएँगे, ना कि लायबिलिटी में। यहाँ पे लायबिलिटी पूछा है। तो पहला हमारा रिमूव हो जाएगा। फिर वही दूसरा बोला है जनता द्वारा धारित मुद्रा नोट। आप जानते हैं आपके पास जो करेंसी नोट्स हैं, उस पे आरबीआई में लिखा होता है कि मैं जो भी धारक है उसका, उसको पेएबल है, ठीक है? तो ये आरबीआई की लायबिलिटी होती हैं, जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, वो आरबीआई की लायबिलिटी हैं। तो ये बात हो गई दूसरे की। तो फिर तीसरा बोला है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण, यानी कि किसी कमर्शियल बैंक को लोन दिया है आपने, तो ये भी आपका एसेट ही होगा। लोन आप किसी को दे रहे हो, बैंक आपको वापस कर देगा और आपका एसेट वाला दोस्त है, तो वो आपका एसेट में आएगा, ना कि लायबिलिटी में। तो तीसरा रिमूव। फिर लास्ट बचा हमारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है ना, वो भी आपकी एसेट होती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको खरीदते पे उनको पैसा दे दिया है। तो जब आप वापस उसको जाएंगे, क्या कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको जब करवाने जाएंगे, क्या कहते हैं, मान लीजिए आप वापस गवर्नमेंट को देंगे, तो आपको जो पैसा आपने दिया था, उस पे जो भी बोनस वगैरह होगा, सब उसके साथ आपको वापस करेंगे। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, तो ये भी आपकी एसेट है। लायबिलिटीज़ में मेनली जो गवर्नमेंट ने जो आरबीआई ने नोट्स इश्यू किए होते हैं, ठीक है? और उनका जैसे कोई डिपॉज़िट है, आप जानते हैं अलग-अलग बैंक हैं, उनको कमर्शियल बैंक जो है डिपॉज़िट देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, उन्होंने आरबीआई के पास कुछ डिपॉज़िट रखा गया है, तो वो सब चीज़ें आ जाएँगी उनकी लायबिलिटी में। तो चलिए, हम आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। एसेट में आपको मैंने बताया ही, ये आ गया। फिर साथ ही साथ कोई किसी भी अगर लोन दिया है किसने? आरबीआई ने किसी से सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, नाबार्ड को, किसी को भी लोन दिया है, तो वो उनका एसेट में आ जाएगा। और यदि जो भी उनके पास फॉरेक्स रिज़र्व होता है, आप जानते हैं फॉरेक्स रिज़र्व, तो वो भी सारे एसेट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी। जो बात कर आपको ये लंबा-सा स्टेटमेंट दिया और ये बताना है ये किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। तो पहला पहला नहीं, ये स्टेटमेंट बोला है व्यवसाय चक्र के उतार-चढ़ाव के कारण होने के बजाय इस प्रकार की बेरोज़गारी अर्थव्यवस्था की संरचना में मूलभूत परिवर्तन के कारण होती है। इस प्रकार की बेरोज़गारी श्रम बाज़ार में कुछ कौशलों की आपूर्ति माँग के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। देखिए,
ये किसकी बात कर रहा है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है कि जब कभी भी इकोनॉमी में कहीं पे भी कुछ ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि मान लीजिए पहले जो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले चीज़ें जो मशीनें चलाई जा रही थी, लोग हाथ से चला रहे थे, ठीक है? हाथ से चला रहे थे, सारे काम हाथ से हो रहे थे, तो लेबर का यूज़ हो रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ गई, हमारे पास पावर आ गई, तो वो जो इंडस्ट्री है जो कि मैन पावर से यूज़ की जा रही थी, वो आज जो है इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ की जा रही है। तो ये होता है ट्रांज़िशन, ये होता है स्ट्रक्चरल चेंज, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, संरचना है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की, वो चेंज हो जा रही है किसी नई चीज़ों के आने से। ज़्यादातर वो नई चीज़ क्या होती है? टेक्नोलॉजी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी जो है अभी अगले कुछ क्वेश्चंस में आएँगे तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलन नहीं है? पहला, जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, सीमांत उत्पाद बढ़ता है। फिर जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? घटता है। फिर जब कुल उत्पाद अपने अधिकतम तक पहुँच जाता है, सीमांत उत्पाद शून्य होता है। फिर लास्ट, जब कुल उत्पाद घटने लगता है, सीमांत उत्पाद धनात्मक हो जाता है। देखिए ये गलत है, ये बाकी सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं, ठीक? तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे बेस्ड है। तो ये जो एमपीसी आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना भी है और आते भी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमपीसी मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। इस संदर्भ में अर्थव्यवस्था में अपस अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए एमपीसी द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की जाती है? देखिए, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, डिटरमाइन्स द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्स टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। बिल्कुल सही बात है, मेरे लिए जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको जो है अचीव करने के लिए ये काम करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि ये जो नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती है? तो आप जानते हैं सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, तो ये नगद आरक्षित अनुपात, इसको तो आरबीआई मैनिपुलेट करता है, आरबीआई के हाथ में रहता है, ठीक? फिर दूसरा हो गया ये बैंक दर की वृद्धि। तो देखिए बैंक रेट भी है, ये भी आरबीआई के हाथ में होता है, आरबीआई समय-समय पे इसको चेंज करता रहता है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में किया जाता है, तो दूसरा भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा और पहला दूसरा एलिमिनेट करते ही आपको मिल जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा बी 3 ओनली। रिवर्स रेपो रेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं एमपीसी जो है निर्धारित करती है, ठीक? तो इसका आंसर हो गया बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है अवस्फीति और अपस्फीति, यानी कि डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो पहला स्टेटमेंट, जहां अपस्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तरों पर में कमी है, वही अवस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी है। अपस्फीति से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, जबकि अवस्फीति से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो हाँ जी, ये जो बोल रहे हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, डिफ्लेशन में क्या होता है, जनरली जो प्राइस होता है, जनरल प्राइस लेवल थ्रू आउट द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक? और डिसइन्फ्लेशन में क्या करता है, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, ठीक? एक होता है इन्फ्लेशन, आप जानते हैं महँगाई होती है, कि सामान जो है आपके महँगे हो रहे हैं समय के साथ-साथ। वहीं दूसरा डिफ्लेशन क्या हो गया कि समय के साथ-साथ जो सामान की वैल्यू है, वो घट रही है। ये भी हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है, महँगाई से भी ज़्यादा। ठीक, वो क्यों है वो हम आगे बात करेंगे, इस पे अभी क्वेश्चन आएगा। तो डिफ्लेशन हो गया और डिसइन्फ्लेशन हो गया कि मान लीजिए इन्फ्लेशन तो चल ही रही थी, पहले मान ली 5% से चल रही थी, ठीक? फिर कुछ समय बाद हुई 4%, फिर हो गई 3%, तो ये हो गया डिसइन्फ्लेशन, ठीक है? समय के साथ-साथ ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये धीरे हो रही है।
ठीक? तो इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बात कर रहा है एक फर्म का उत्पादन फलन भी बदलता है जब, यानी कि कोई भी जो फर्म है उसका प्रोडक्शन फंक्शन जब चेंज होता है, जब भी चेंज होता है, क्यों होता है? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्यों होता है? तो पहला स्टेटमेंट इसका इनपुट मूल्य में परिवर्तन, दूसरा फार्म किसी भी इनपुट का अधिक उपयोग करती है, फर्म अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ाती है, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी परिवर्तन यानी कि रेलेवेंट टेक्नोलॉजी चेंज होती है। ठीक, तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यदि प्रोडक्शन फंक्शन को आपको चेंज करना है, तो टेक्नोलॉजी एक सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मैनर होता है जो कि चेंज करता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो ये पहले जो ये बोल रहा है कि उत्पादन फलन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये आप जान लीजिए कि रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म। ठीक? कि आप कितने एक्सपेंडिचर पे कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, तो वो होता है प्रोडक्शन। तो ये चेंज होता है समय-समय पे, टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ आपने नया इनोवेशन कर दिया, तो उससे आपकी जो प्रोडक्शन की आउटपुट है, वो बढ़ रही है। तो आउटपुट पे डायरेक्टली असर कर रही है, तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कि निम्नलिखित कथनों पे फिर से विचार करने को बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, वास्तविक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। ठीक। दूसरा, मौद्रिक विनिमय दर घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। तीसरा, वास्तविक विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करती है। हाँ जी, तो देखिए, ये बात हो रही है रियल एक्सचेंज रेट की और नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। ठीक है? तो आप जानते हैं ये जो रियल एक्सचेंज रेट होती है किसी भी कंट्री की, कोई डोमेस्टिक कंट्री, जैसे आप जानते हैं हमारा जो यूएस डॉलर देख लें, अभी इस टाइम पे करीब 80, अभी मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता लेकिन 80 के अराउंड इसकी वैल्यू रह रही थी, ₹80 1 डॉलर, ठीक? तो ये जो रेट होता है किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो ये होती है एक्सचेंज रेट, ठीक? तो जैसे बोला है, वास्तविक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है, रियल एक्सचेंज रेट। और फिर दूसरा वही मौद्रिक, यदि नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये रिलेटिव प्राइस की फॉरेन, देखिए इन्होंने ना ये ऊपर-नीचे कर दिया है, ये वाला जो स्टेटमेंट है। ठीक, फिर वही थर्ड बोला है, वास्तविक विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का निर्धारित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 ओनली। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है भारत में पेटेंट संरक्षण से संबंधित, यानी कि जो पेटेंट प्रोटेक्शन जो इंडिया में है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पेटेंट अनिश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पेटेंट संपूर्ण विश्व में प्रभावित होते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपने पेटेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पेटेंट जो है 20 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपको यदि दोबारा चाहिए तो आप उसको फर्दर रिन्यू कराइए। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और दूसरा ये जो बोल रहा है कि पेटेंट संपूर्ण विश्व में, ऐसा नहीं है। हर कंट्रीज़ का अलग-अलग लॉ है पेटेंट के लिए। तो अलग-अलग जब लॉ है, अलग-अलग, तो फिर उसी हिसाब से उस कंट्री में किसी के पेटेंट को डील किया जाएगा। मान लीजिए आपका पेटेंटेड है कोई चीज़ इंडिया में, तो ऐसा नहीं है कि आपको पेटेंट प्रोटेक्शन जो है आपको यूएसए में भी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ़ इंडिया में मिलेगा। आपको यूएसए में प्रोटेक्शन चाहिए तो वहाँ के पेटेंट एक्ट के हिसाब से आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा। दैट्स इट। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो एड वैलोरम टैक्स के बारे में बोल रहा है और स्पेशल ट्रैफिक।
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो एड वैलोरम टैक्स है, आयातित वस्तुएं पूर्णों के मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में आरोपित किया जाता है। दूसरा, आयात के प्रति इकाई पर एक निश्चित प्रभार के रूप में एक विशिष्ट प्रशुल्क आरोपित किया जाता है। हाँ जी, तो एड वैलोरम टैक्स है is levied as a fixed percentage of the value of the imported item or commodity। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो एड वैलोरम टैक्स होता है ये वैल्यू पे लगता है। कोई भी जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है? उस पे लगता है, ये फिक्स्ड परसेंटेज रहता है। और वही जो यदि स्पेशल टैरिफ की बात किया जाए तो ये होते हैं फिक्स्ड चार्ज पर यूनिट कि आपने कितनी क्वांटिटी मंगाई है, कितनी यूनिट्स उस चीज की इंपोर्ट की है, तो उन पे लगेगा, ठीक है? तो ये बस ध्यान रखना है, जो स्पेशल टैरिफ है वो यूनिट पर लगता है और एड वैलोरम वैल्यू पे लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एनएफआरए से रिलेटेड है। तो ये इसमें कुछ बताने लायक बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पता होना चाहिए, रट्टा मारने टाइप क्वेश्चन है ये। तो ये बोल रहा है कि एनएफआरए के लिए संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट, इसे बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत गठित किया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत है। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है, ठीक, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, यह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों एवं मानकों को की अनुशंसा करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, इसका आंसर हो गया बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोला है, राष्ट्रीय निवेश कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। तो पहला स्टेटमेंट बोला है, यह देखिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है, एक एनआईएफ है, ये वो एनआईआईएफ है, ठीक है, जो आपने कुछ समय पहले काफी न्यूज में सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो इससे बिल्कुल अलग है। ये एनआईएफ जो है ये 2005 में बनाया गया था। इसका पहला स्टेटमेंट बोला है, यह व्यापगत ना होने वाला, यानी कि नॉन लैप्सेबल कोष है, जो अवसंरचना परियोजनाओं की दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो इसका रॉन्ग है। वही दूसरा बोल रहा है, इसकी वित्तीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के लिए किया जाता है, यानी कि इट इज फंडेड बाय द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि जीडीपी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो जीडीपी के संदर्भ में आधार वर्ष संदर्भित करता है। आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या होता है जीडीपी का? तो जीडीपी का बेस ईयर आप जानते हैं कि जिस साल से जो पर्टिकुलर क्या कहते हैं किसी साल की कैलकुलेट की जा रही है, जैसे इसका पहला स्टेटमेंट बोला है चालू वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती नहीं। दूसरा, नवीन दशक के प्रारंभिक वर्ष, बिल्कुल गलत। ये बोला यह वर्ष जिसकी कीमत का वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कि ऐसा ईयर जिसको रेफरेंस माना जाता है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। और जो अभी जो कैलकुलेट की जा रही होगी वो कौन सी होगी? नॉमिनल जीडीपी। तो इसका जो डी बोल रहा है, यह वर्ष जिसकी मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी चालू वर्ष की वास्तविक जीडीपी के समतुल्य है। तो ये तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। द ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, ठीक, दैट इज कॉल्ड बेस ईयर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ग्रामीण बैंकों, ठीक है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं।
तो हमें बताना है इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है। तो पहला स्टेटमेंट, इनकी शेयर धारिता में राज्य सरकार की सर्वाधिक हिस्सेदारी होती है। ठीक। इसका एक उद्देश्य शहरी क्षेत्र की ओर ग्रामीण जमाओं की बहिर्वाह को नियंत्रित करना है। ठीक। थर्ड बोल रहा है, इसके द्वारा पिछले 5 वर्षों में कृषि ऋण वितरित की राशि में निरंतर वृद्धि की गई है। देखिए, ये जो आरआरबी ये जो बैंक होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज है, या आप रट्टा मार लीजिए, 50, 15, 35। 50 हो गया सेंटर, 15 हो गया स्टेट और 35 हो गया स्पॉन्सर्ड बैंक। जो बैंक स्पॉन्सर कर रहा है उसको 35% देना है। तो आप जानते हैं रीजन, जो रूरल एरिया है वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज अवेल नहीं है, बहुत कम है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इन क्षेत्रों पे भी जो है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो इसका आंसर जो पहला बोल रहा है, इसमें शेयर धारिता में, यानी कि जो लार्ज शेयर ऑफ द इक्विटी है जो स्टेट गवर्नमेंट करता है होल्ड, तो आपको इस चीज समझ में आ गई होगी, सबसे लार्ज है वो सेंटर करता है। तो पहला आंसर, इस पहला स्टेटमेंट गलत है, और पहला गलत होते ही हमें इसमें आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा C, 2 and 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो फिर से बात कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप विदेशी अधिकारित के जारी किए गए डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न साधन है। बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा, इसे काले धन के संबंधित समस्या पर अंकुश लगाने के लिए आरंभ किया गया था। ये बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, इसका उल्टा करता है। बल्कि पार्टिसिपेटरी नोट से, देखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स होता क्या है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, मान लीजिए कोई बाहर का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कहीं बाहर का, यूएसए से कोई जो है इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, डेट में करना चाहता है, सिक्योरिटीज में करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? ये पार्टिसिपेटरी नोट्स एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ये सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और जितनी भी सिक्योरिटीज है, शेयर मार्केट है, इन सब में आप नॉर्मली जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और आपको अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी, आप क्या कहाँ से हो, क्या, ये सब चीजें रिवील करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक सेफ हेवन का काम करेगा। कैसे लोगों के लिए? मतलब एक तरह से आप देखे जाए, अगर किसी को अपना ब्लैक मनी, मान लीजिए इंडिया से ब्लैक मनी हवाला के थ्रू लेके गया किसी दूसरी कंपनी में, वहां पे आपने शेल कंपनी खोल दी और वहां से आप इन्वेस्ट कर रहे हो वापस इंडिया में, तो एक तरह से पैसे का जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये सब चीजें इसके ड्रॉबैक्स हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स के। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो दूसरा तो गलत है, फिर वही तीसरा बोला, ये सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 and 3। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है केंद्र सरकार की विकास व्यय में शामिल नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार की विकास व्यय में शामिल क्या नहीं है? तो पहला बोल रहा है रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं का पर व्यय, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, और राज्यों का अनुदान। तो बिल्कुल सही बात है, जो डिफेंस है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिफेंस में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है देश बहुत ज्यादा, तो इससे बहुत ज्यादा कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। बल्कि यदि आप इकोनॉमिक सर्विस में करो, सोशल और कम्युनिटी सर्विस में करो, स्टेट्स को ग्रांट दोगे, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वो चीजें विकास में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो सेकंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा है। हाँ जी, तो पीपीपी और और बाजार दर विनिमय दर देशों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने को 2 सर्वाधिक सामान्य विधियां हैं। इस संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। तो समय के साथ पीवीपी दरें सापेक्षता स्थिर होती हैं, जबकि बाजार दरें अधिक अस्थिर होती हैं। हाँ जी, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, बाजार आधारित
दरों की तुलना में पीपीपी दरों का उपयोग करने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक होती है। हाँ जी, देखिए पीपीपी में दोनों जो बातें बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ। फिर फिस्कल ड्रैग जो है निम्नलिखित में से किस पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर है कर, राजस्व और जीडीपी। ठीक है? तो ये फिस्कल ड्रैग क्या होता है? क्या बोला है? ये एक्सप्रेस करता है इम्पैक्ट ऑन टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है टैक्स रेवेन्यू पे और जीडीपी पे। तो ये फिस्कल ड्रैग का काम होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आईआईपी से रिलेटेड है। आईआईपी क्या होता है? आप जानते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि कुछ डेटा निकालता है, कुछ जो कोर जो है इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड डेटा होता है। तो पहला जो बोला है इसमें से क्या-क्या आता है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जो है ऑर्गेनाइज करना है। तो इसका पहला बोला है प्राथमिक वस्तुएं यानी कि प्राइमरी गुड्स, दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा कैपिटल गुड। तो यदि देखा जाए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले आता है प्राइमरी गुड्स, फिर उसके बाद आता है कैपिटल गुड्स, फिर लास्ट में आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ठीक, तो ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हो गया ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, जो ये बात कर रहा है ये एक तरह की जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, हमें बताना है कि किसकी कौन-सी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो ये पूजा जी हैं कोई, तो जो एक पीएचडी कर रही हैं वाचस्पति अध्ये अध्येता हैं, सरकारी स्कूल में लिपिक के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन 6 महीने तक कार्य करने के बाद उन्हें लगता है कि यह काम उनके लिए उपयुक्त नहीं है और अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन पत्र भरा, जिसकी परीक्षा अगले माह आयोजित होनी है। उपयुक्त गद्यांशों में से पूजा जो है कौन सी बेरोजगारी का शिकार है? ठीक है, तो ये सीज़नल एम्प्लॉयमेंट तो कतई नहीं हो सकता। सीज़नल एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, ऐसे लोग जिनको कुछ समय के लिए जो है जब काम नहीं चल रहा है तो चली जाती वो हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होगी। वही घर्षणात्मक बेरोज़गारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। जब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि आप कुछ समय के लिए बेरोज़गार हो अपनी इच्छा से, ठीक है? या फिर अपनी इच्छा से या फिर कुछ आपको निकाल दिया या आपने रेज़िग्नेशन दे दिया, आपको कंपनी से निकाल दिया, कुछ समय के लिए आपके पास टैलेंट है, आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तब भी आप बेरोज़गार हो, तो ये हो गया फ्रिक्शन। फिर हो गया अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, कह सकते हैं क्योंकि वो जो जॉब कर रही हैं, ऑलरेडी वो पीएचडी कर रही हैं, तो जो जॉब जहाँ पे कर रही थी, तो उसके हिसाब से उनको लगा कि वो सूटेबल नहीं है, तो ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लगा कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको कम जगह पे हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो कतई नहीं होगा, तो पहला चौथा एलिमिनेट होगा और एलिमिनेट होते ही हमें आंसर मिल गया सी। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अर्थशास्त्र के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में नकारात्मक ब्याज दरें क्या होती हैं? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर पॉजिटिव होती है, ऐसा नहीं है कि आपके जो है बैंक में गए आपसे बोला कि होम लोन आपको लेना है, 10% पे दे रहे हैं, तो वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होती है। वही आपसे कह दें आगे -10% पे दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपको जो है 10% जो ब्याज देना पड़ रहा था, वो ₹100 पे जो 10% 110 आपका जा रहा था, वो अब -10 हो गया, तो आपको सिर्फ 90 देना है। तो एक तरह से फ़ायदा ही हुआ ना आपका। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ये होती है कि बैंक आपको बुला रहा है कि भैया तुम हमसे पैसा लो, हम उसके बदले तुमको और पैसा देंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया चीज़ होती है और ये नहीं मिलती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको आरबीआई बुलाएगा कि आइए ले लीजिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला बोल रहा है कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा शून्य से परे ब्याज दर में कमी लाकर मुद्रास्फीति दरों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैर परंपरागत नीतियां हैं। गैर परंपरागत है, ठीक है, अनकन्वेंशनल, क्योंकि ऐसा कन्वेंशनली नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसका पहला ही आंसर हमारा सही हो गया, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।